क्लास में हम वर्क बुक कक्षा 10 वर्क बुक गणित विषय की जो वर्क बुक अपनी उसके कार्यपत्रक फर्स्ट जिसका टॉपिक रहेगा अपना वास्तविक संख्या, इस पे चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको सीधा क्लास पे लेके चलता हूँ। वास्तविक संख्या क्या होती है, इसके ऊपर चर्चा करने से पहले अपने छोटी क्लास में संख्याओं के बारे में जो अपने सीख के आए हैं कि संख्या कैसे बनती है, किस प्रकार की संख्या होती है, कितने प्रकार की संख्या होती है, उनके नाम वगैरह, उनके प्रतीक, उनको प्रदर्शित किस चिन्ह या प्रतीक से किया जाता है, उनके सब अपन देखेंगे। उसके बाद मैं आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताऊंगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो देखो, छोटी कक्षा में हमने प्राकृत संख्या के बारे में सुना होगा। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोला जाता है प्राकृत संख्या को इंग्लिश में। जब हम स्कूल में या छोटी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो सबसे पहले हमें काउंटिंग टेबल सिखाई जाती है, 1 2 3 4 5, ये जो है इसी को ही प्राकृत संख्या बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोलने के कारण इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है। और ये संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 एंड से 1। ये सारी संख्या क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। इसके बाद में एक गणितज्ञ ने ये सोचा कि अगर मैं 3 में से क्या संख्या जोड़ूं कि वापस मेरे को 3 मिल जाए। तो इसमें एक संख्या की कमी रह गई थी, वो संख्या मिलाने के बाद इस संख्या को नाम दिया गया था पूर्ण संख्या, वो थी 0। तो देखो, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस पूरी संख्या में अगर मैं 0 और मिला दूं तो ये संख्या पूर्ण हो जाएगी। तो ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारी संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या से अपन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये सारी संख्या देखो धनात्मक संख्या ही है। अगर इन धनात्मक संख्याओं में अपन ऋणात्मक संख्या और मिला देते हैं तो बनने वाली जितनी संख्या वो कहलाएगी पूर्णांक संख्या, जिसमें पूरा पूरा अंक आता हो और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों शामिल हो, तो वो सारी संख्या कहलाती है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोला जाता है। आई और जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। जेड से क्यों प्रदर्शित करते हैं, एक जोन्स नामक गणितज्ञ था, उसने इन पूर्णांकों की खोज की थी, इसलिए इसे जेड से भी प्रदर्शित किया जाता है। उसके नाम जोन्स यानी जेड के प्रतीक लेकर भी इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। 0 को सामान्यतः न तो अपन धनात्मक मानते हैं न ऋणात्मक, यानी उदासीन अपन बोल सकते हैं, न्यूट्रल जिसको कहें। दाईं तरफ आने वाली सारी संख्या धनात्मक होगी, प्लस का 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और बाईं तरफ आने वाली सारी संख्या ऋणात्मक, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड सो ऑन। इस प्रकार अपन पूर्णांकों को लिखते हैं। ये आपको याद रखने, अपन अभी प्रीमिय संख्या करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि ये पूर्णांक होने चाहिए, तब आपको ध्यान रखना चाहिए पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। इनको एक साथ लिखना चाहिए तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का 4 एंड सो ऑन। ये जितनी भी संख्या पूरे पूरे अंकों में है, चाहे धनात्मक और ऋणात्मक, क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। इसे आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बातें अपने छोटी कक्षा में सीख ली है। हालांकि प्रीमिय संख्या के बारे में भी हम 9th में सीख चुके हैं, लेकिन एक बार मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूं दोबारा विस्तार से बता, ताकि अपने को वास्तविक संख्या समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये छोटी कक्षाओं में अपन सीख के आए, आपको ये ध्यान में रखना है कि पूर्णांक कौन कौन सी संख्या होती है जिसमें पूरा पूरा अंक आए, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक। अब देखो वास्तविक संख्या पर चर्चा करते हैं। देखो, वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनती है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या को दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती है। एक तो है प्रीमिय संख्या यानी रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, और दूसरी है अपनी अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो सब अपने जो वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का मिलन होता है, तब जाके वास्तविक संख्या बनती है। तो सबसे पहले अपन परिमेय संख्या के बारे में देखेंगे, कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है। जो परिमेय नहीं होती बच जाएगी वो सारी संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, अपरिमेय। अगर अपन परिमेय संख्या को ध्यान से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अपरिमेय संख्या समझने में अपने को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो सबसे पहले देखो, परिमेय संख्या की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि 9th क्लास में आपने ये पढ़ी होगी, परिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं, इसकी परिभाषा भी मैं थोड़ी सी आपको लिख के बता देता हूं। वे संख्याएं जिन्हें
p बटा q के रूप में, ये q नॉट इज इक्वल टू 0 यानी कि q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए के रूप में लिखा जा सके। दूसरी लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और ये जो p और q है जहां ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, यानी इंटीजर नंबर होने चाहिए, जो अपन ने अभी देखा था पूरे पूरे अंक में होने चाहिए। तो ये थी परिमेय संख्याओं की परिभाषा। अब कुछ एग्जाम्पल अपन लेते हैं, उन एग्जाम्पलों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कौन से संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखो उदाहरण के तौर पर मैं लिखता हूं, एक संख्या ली जैसे मैंने 22 बटा 7 माइनस का 3 बटे 8 4 बटे माइनस का 7। एक संख्या लेते हैं अपन माइनस का 5, एक लेते हैं 0, इधर लेते हैं √4। एक संख्या लेता हूं मैं 5 बटे √9, इधर लेते हैं √3 बटे 2 और इधर लेते हैं √5 और एक लेता हूं मैं पाई। ठीक है, अब देखो इन संख्याओं को अपन चर्चा करते हैं। एक पॉइंट की संख्या भी ले लेते हैं 2.35। इन सारी संख्याओं पर चर्चा करते हैं। एक संख्या और लिख लो आप 0 और एक लिख लो आप 5 बटे 0। इन पे भी साथ साथ में चर्चा हो जाएगी ताकि अपने को परिमेय संख्या नहीं होगी, वो सारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। देखो सबसे पहले परिभाषा को देखें तो परिभाषा में बोला है कि वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहां p और q के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो पहले ही संख्या को मैं देखता हूं, देखो p बटा q के रूप में लिखा गया है, यहाँ q बराबर 0 भी नहीं है और ये भी एक पूर्णांक है। 22 अभी अपन ने देखा था पूरा पूर्णांक हो, चाहे धनात्मक और ऋणात्मक, तो ये दोनों धनात्मक अंक है, पूरे पूरे हैं, तो ये क्या है, परिमेय संख्या बनी है। इसको भी देखेंगे तो p बटा q के रूप में है, बटा में 0 नहीं है, q बराबर, और ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार इसको भी देखें तो p बटा q के रूप में है, q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0 है और p और q दोनों पूर्णांक है, तो ये भी क्या होगी, अपनी परिमेय संख्या होगी। आगे देखिए तो इसको देखो, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो कोई भी संख्या है अगर उसके अपॉन में कुछ नहीं है तो अपन क्या लगा सकते हैं, किसी भी संख्या में एक का भाग लगाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो इसमें अपॉन में कुछ नहीं है तो मैंने क्या लगा दिया 1, तो देखो ये p बटा q के रूप में बन गई और q नॉट इज इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर भी नहीं है और ये दोनों पूर्णांक भी है, इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। 0 पे चर्चा करें तो देखो 0 तो हालांकि पहले लिख लिया मैंने, देखो 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या लगा सकते हैं 1, p बटा q के रूप में है, बट्टा में q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, चाहे p बराबर 0 हो सकता है लेकिन यहाँ पे बोला है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ q बराबर 0 नहीं है, ये भी एक पूर्णांक में आता है अंक और ये भी पूर्णांक में आता है, तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब √4 की बात करें कि ये परिमेय है या नहीं, तो देखो वे पूर्ण वर्ग संख्या जिनका पूरा पूरा रूट निकल जाता है वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती है, और वे संख्या जिनका पूरा पूरा रूट नहीं निकलता है यानी कि रूट का मान पॉइंटों में निकलता है वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे देखो √4 की अपन बात करें, √4 इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हैं 1, और √4 का मान आप जानते हो क्या होता है, इसको रूट को मैं से लिखता हूँ 2 गुणा 2 और 1, तो ये जोड़े में बढ़ गया तो बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 2 अपॉन में 1, तो देखो ये क्या बढ़ गई, एक परिमेय संख्या बन गई p बटा q के रूप में। इसका मतलब √4 भी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार 5 बट्टे √9 को अपन देखें तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे बट्टे में √9 है, √9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, इसको भी ऐसे तोड़ के लिखा जा सकता है, जैसे रूट में 9 को 3 गुना 3 जोड़ा बन गया तो बाहर निकलेगा रूट में से, तो क्या आएगा 5/3, तो ये देखो ये भी एक परिमेय संख्या बन गई। इसका मतलब 5/√9 भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जो रूट में संख्या आई है 9 वो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका पूरा पूरा रूट निकलना संभव है। यहाँ पे देखो √3/2, √3/2 परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या, तो देखते हैं √3/2 इसको p बटा q के रूप में लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया, ऊपर p का मान है √3 और q का मान है 2 और नीचे q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0 है। लेकिन जो एक शर्त और थी अपनी, p और q पूर्णांक होने चाहिए, तो इसमें देखते हैं q तो पूर्णांक है 2 है लेकिन p का मान √3 है जो कि एक पूर्णांक संख्या नहीं है, इसका मतलब √3/2 परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय नहीं है तो फिर कौन सी संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। तो अपन ने देखो दोनों साथ साथ करते जा रहे हैं। ऐसे ही बात करें √5 की, तो √5 परिमेय है या अपरिमेय संख्या है, इसके लिए देखो
थोड़ा सा देखते हैं अपन। √5 इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या लगा सकते हैं, एक p बटा q के रूप में, q नॉट इज इक्वल टू 0, लेकिन p का मान देखो √5 है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको हल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब √5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो परिमेय नहीं है वो क्या हो जाएगी, फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार पाई, देखो पाई का मान अपन सामान्यतः क्या लेते हैं, 22/7, और 22/7 को अपन ने क्या बताया है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये पाई का एकदम सटीक मान नहीं होता, लगभग मान के रूप में अपन निकटतम मान लेते हैं ताकि अपन प्रश्नों को आसानी से सरल कर पाए। इसलिए आप ध्यान रखना, पाई का जो अपन मान निकालते हैं वो 3.14 में से श्रृंखला में आगे बढ़ता जाता है अनंत तक, यानी कि ये जो संख्या है पाई वो परिमेय नहीं है, क्या है, अपरिमेय। लेकिन इसका जो सटीक सॉरी अपन सुविधा के लिए जो एक मान लेते हैं 22/7, ये क्या है, परिमेय। तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत बार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में नहीं, अवश्य वाले क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि पाई निम्न में से है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, जो भी है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब अपन एक पॉइंट की संख्या भी मैंने लिखी है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए 2.35 ये परिमेय है या नहीं है। तो पहले ये बोला था मैंने कि दी गई संख्या को अगर p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है क्या, तो इसको अपन थोड़ा सा सरल करते हैं। पॉइंट है, इधर से अपन काउंट करते हैं तो कितने अंकों के आगे पॉइंट है, 2 अंकों के आगे। जैसे मैं पॉइंट हटाऊंगा नीचे 2 जीरो वाले संख्या आएगी, 2 जीरो किसमें आते हैं, 100 में सामान्यतः। देखते हैं कि 235/100, तो इसका मतलब इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये दी गई संख्या क्या है, पूर्णांक है। लेकिन ये पाई क्या थी, एक अपरिमेय संख्या थी। तो देखो दोनों में अपन ने एक साथ ही चर्चा कर ली कि कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी अपरिमेय होती है। ये दोनों संख्या आपस में मिलकर किस संख्या का निर्माण करती है, वास्तविक संख्या का। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, वो सारी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। इसके अलावा जो बच गई, अब अपन जो पीछे प्राकृत संख्या देखी थी उस संख्या को अपन दो भागों में तोड़ के छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है, वे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है, या वे संख्या जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो सारी संख्या सम संख्या कहलाती है। इसके अलावा जितनी शेष प्राकृत संख्या बच गई वो सारी विषम संख्या कहलाती है। तो इसके अलावा भी अपन प्राकृत संख्याओं को दो भागों में तोड़ सकते हैं। देखो प्राकृत संख्या, थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की प्राकृत संख्याओं को अपन n से प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये एंड्स ऑन, ये सारी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं को अपन सामान्यतः दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, दूसरी भाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा अपन देखें तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्या जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। और वे संख्या जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। अगर अपनी सामान्य लैंग्वेज में अपन समझना चाहें इसको भाज्य संख्या को, तो वे संख्या जो केवल खुद के पाड़े में आई, इसके अलावा दूसरे किसी के पाड़े में ना आए, तो वो सारी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो केवल दो ही गुणनखंड हो, केवल दो ही गुणनखंड हो। और इसकी बात करें तो दो से अधिक गुणनखंड हो, यानी 3 या 3 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड। तो वह सारी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो सारी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो अपन शुरुआत करें इन संख्याओं को तोड़ना, तो एक को देखते हैं सबसे पहले। तो देखो एक की अपन चर्चा करेंगे तो एक की गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, एक। न तो केवल दो गुणनखंड बन रहे हैं न दो से ज्यादा, केवल एक ही गुणनखंड बन रहा है। तो इस स्थिति में अपन देखते हैं कि एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य। अपवाद स्वरूप आप याद रखेंगे कि प्राकृत संख्याओं में एक न तो भाज्य होता है नहीं है भाज्य। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक न तो भाज्य और नहीं, न तो भाज्य और न ही अभाज्य है, न ही अभाज्य, यानी ये भाज्य और अभाज्य दोनों ही नहीं है। अब देखो दो की बात करें
तो दो केवल दो के पहाड़े में आता है, इसके अलावा और किसी के पहाड़े में नहीं आता। इसका मतलब दो क्या है, अभाज्य संख्या है। तीन की बात करें तो तीन भी तीन के पहाड़े में आता है, इसके अलावा और किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो तीन भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। चार की बात करें तो देखो चार चार के पहाड़े के अलावा दो के पहाड़े में भी आता है, इसका मतलब चार के दो से अधिक गुणनखंड होंगे तो चार क्या आएगी, भाज्य संख्या आएगी। पांच की बात करें तो पांच के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं और पांच केवल पांच के ही पहाड़े में आता है, इसका मतलब पांच एक क्या होगी, अभाज्य संख्या। ऐसे आगे से आगे चर्चा करें तो पांच के बाद में सात सात के पहाड़े में आता है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, ऐसे चलते जाएगी। तो इस प्रकार अपन जब संख्याएं लिखते हैं तो ये सारी संख्या भाज्य संख्या मिलेगी अपने को। इनके बीच में जो संख्या छूट रही है वो सारी संख्या क्या आएगी, भाज्य संख्या। जैसे 6 है और 8 आ गई, 9, 10, ये सारी संख्या क्या बनेगी, भाज्य संख्या बनेगी। तो इस प्रकार प्राकृत संख्याओं को अपन दो प्रकार की संख्या भाज्य और अभाज्य संख्याओं में तोड़ सकते हैं। आप इन अभाज्य संख्याओं में एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे आप 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या निकालोगे तो आपको कुल 25 अभाज्य संख्या मिलेगी। 1 से 50 तक 15 और 51 से 100 तक 10। तो आपको निकाल के ये देखनी है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। और इसके साथ साथ आपको मैं थोड़ा सा ये और बता देता हूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो 2 है अपने, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। इसके साथ आप एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या होती है। क्योंकि इसके आगे आने वाली जितनी भी अभाज्य संख्या होगी वो सारी विषम होगी। इसमें केवल 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है, इसका मतलब ये भी ध्यान रखेंगे। और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो आप क्या बताओगे, 4। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। तो ये आपने सामान्य भाज्य और अभाज्य के बारे में देख लिया, इनकी परिभाषा भी देख ली कि प्राकृत संख्याओं को अपन सम विषम संख्याओं के अलावा 2 और संख्या में तोड़ सकते हैं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। वे संख्या जिनके केवल 2 ही गुणनखंड बने वो तो हो जाएगी अभाज्य संख्या, या फिर जो अपने खुद की टेबल में आए इसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आए वो भाज्य संख्या हो जाएगी। और भाज्य संख्या की बात करें तो वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो सारी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। और ऐसी संख्या जिनके न तो 2 गुणनखंड हो और न 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वो सारी संख्या न तो भाज्य होगी नहीं अभाज्य। इसमें अपने को एक संख्या मिली 1 और सबके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड बन रहे। इन अभाज्य संख्याओं की सहायता से अपन लसाअ यानी एलसीएम और मेसर यानी एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो देखो अपन थोड़ी सी चर्चा लसाअ और मेसर की भी करते हैं। एलसीएम व एचसीएफ यानी मेसर, चलो पहले हिंदी में लिख देता हूँ, मेसर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभाज्य गुणनखंड की सहायता से अपन लसाअ और मेसर कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल में लेते हैं जैसे अपन 12 और 15 का लसाअ और मेसर कैसे निकालेंगे। तो 12 और 15 का लसाअ मेसर निकालने के पहले अपने को 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन से बनेंगे। देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के पहले आपको इनकी एक टेबल की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या आपने देख ली, यहाँ साइड में लिख देता हूँ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, सबसे छोटी 2 थी, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी पूरा पूरा भाग जा रहा है 12 में। 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, फिर 2 का जा रहा है कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 में 3 का जा रहा है 1 बार। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या मिला अपने को, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहाँ पे 2 2 बार आया तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 2, और 3 1 बार आया तो 3 की घात 1। ऐसे ही 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 15 के अभाज्य गुणनखंड। देखो 15 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो
15। 15 एक विषम संख्या तो 2 से विभाजित होगी नहीं, तो अपन 3 से करेंगे। आगे वाली भाज्य संख्या 3 है, 3 का भाग गया 5 बार, फिर 5 एक भाज्य संख्या है तो 5 में 5 का ही जाएगा। तो इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणा 5। 3 भी एक बार आए तो 3 की घात 1, और 5 भी एक बार आए तो 5 की घात 1। अब इन अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से अपन लैस और मैस से निकालना सीखेंगे। तो देखो लैस से कैसे निकलेगा, यानी एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात। जब अपन अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात लेंगे तो इनका एलसीएम निकलेगा। किस किस का एलसीएम निकाल रहे हैं अपन, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो जो अपने गुणनखंड बने हैं 12 और 15 के, इनके अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5 की अपने को अधिकतम घात लेनी है लैसा निकालने के लिए। तो 2 की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की घात कुछ नहीं है, 0 है, तो अधिकतम घात कौन सी हुई, 2 की घात 2। यहाँ पे 3 की घात 1 और नीचे वाले 15 के गुणनखंड में भी 3 की घात 1 है, अधिकतम और न्यूनतम दोनों में सेम ही है, तो इसका मतलब इसकी अधिकतम घात हुई 3 की घात 1। 5 की घात यहाँ 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 5 की घात 0, तो इनमें अधिकतम घात कौन सी हो गई, 5 की घात 1। इसको सरल करते हैं तो 2 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4, 3 गुणा 5। इसको गुणा करेंगे तो 5 3 15, 15 चौके 60, तो 12 और 15 का एलसीएम यानी लैस अपने को कितना प्राप्त हो गया, 60। इसी प्रकार मैथ से देखेंगे तो देखो क्या आएगा, एलसीएफ अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेंगे। जब अपन अभाज्य गुणनखंडों की न्यूनतम घात लेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, मैथ से या एचसीएफ। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ पे 2 की घात कुछ नहीं है, तो न्यूनतम घात कुछ नहीं होने का मतलब यहाँ पे 2 की घात 0 है, फिर तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की घात 0 न्यूनतम। यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पे भी 3 की घात 1 है, तो न्यूनतम घात क्या आएगी, 3 की घात 1 ही बनेगी। यहाँ पे 5 की घात 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है, तो इस 5 की न्यूनतम घात बनी 5 की घात 0। 5 की घात 0, इसको सरल करेंगे। आपने घातांक नियम में सीखा था, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे इसको सरल करते समय। यहाँ पे 2 की घात 0 का मतलब कितना हो गया, 1, 3 की घात 1 का मतलब 3, 5 की घात 0 का मतलब 1, इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो देखो अपन ने 12 और 15 का एलसीएम निकाला, कितना आया 60, और 12 और 15 का मैथ से निकाला तो कितना आया 3। तो इस प्रकार अपने अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लैस और मैथ से निकालना सीखा। इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, एक सूत्र होता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैस से गुणा मैथ से के बराबर होता है, तो आप वो भी देख लेंगे यहाँ पे साथ साथ में, और यहाँ पे अपन सिद्ध भी करके बता देंगे इसको। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लैस गुणा मैथ से, यानी ये सभी संख्याओं में, दो संख्याओं में लागू होता है। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो उन दोनों संख्याओं के लैस और मैथ से के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे अपन देखते हैं अपने पास दो संख्या कौन कौन सी थी, 12 और 15, तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल क्या बनेगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, एक तो है अपने पास 12, एक है 15, इनको गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, असल की 3, 15 एकम 15 और 3 कितना हो गया 18, तो इनका गुणनफल बना 18। अब इन दोनों संख्याओं का लैस और मैथ से का भी गुणा करेंगे तो 12 और 15 का लैस गुणा इनका मैथ से कितना है 12 और 15 का, तो देखो लैस तो आया 60 और मैथ से कितना आया था 3, इनको गुणा करेंगे तो क्या आया 180। तो देखो इन दोनों संख्याओं को अपन ने गुणा किया तब भी 180 आया, इनके लैस और मैथ से को देखो, लैस तो 60 था और इसका मैथ से कितना था 3, इनको भी गुणा किया तो कितना आया 180। इसका मतलब ये बात सिद्ध होती है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैस और मैथ से के बराबर होता है। तो आज अपन ने लैस और मैथ से के बारे में देखा और कुछ सामान्य चर्चा की। इसके आगे देखो अपनी जो वर्कशीट फर्स्ट है, इसके कुछ क्वेश्चन अपन आज जो बेसिक किया है इसके ऊपर करके देखते हैं कि अपन कर पाते हैं या नहीं। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन मैं
स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या दिया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलो। हाँ, अपने वर्कशीट का पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो ये बात अपन सीख के आ गए अभाज्य संख्या की परिभाषा। चार ऑप्शन अपने पहले प्रश्न के दिए हैं। एक 29, ब में दिया है 25, स में दिया है 16 और द में दिया है 15। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सी भाज्य संख्या है। तो 15 को देखो, भाज्य संख्या के बारे में देखा था अपन ने, वे संख्या जो केवल स्वयं के पहाड़े में है, इसके अलावा किसी के पहाड़े में नहीं है। तो 15 देखो, 15 के पहाड़े के अलावा 3 के पहाड़े में भी आता है, 5 के भी आता है, इसका मतलब ये 15 तो भाज्य संख्या नहीं है। ऐसे 16 को देखें तो 16 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के में भी आता है, 8 के में भी आता है, इसका मतलब 16 भी क्या होगा, भाज्य संख्या नहीं होगी। 25 को देखते हैं तो 25 के अलावा 5 के पहाड़े में भी आता है, इसका मतलब इसके 2 से अधिक गुणनखंड बनेंगे। 29 को देखो तो 29 को अपन देखते हैं तो 29 केवल 29 के पहाड़े में आता है, यानी इसके केवल 2 ही गुणनखंड बनेंगे, इसका मतलब 29 क्या हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, यानी ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो आप ऐसे निकाल लोगे अपने अभाज्य संख्या की परिभाषा, भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताई है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें देखो अपरिमेय संख्या को अपने को पूछा है √10, थोड़ी देर पहले अपने चर्चा की थी। वे संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, उनका पूरा पूरा रूट नहीं निकलेगा, वो सारी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो 10 का पूरा पूरा रूट नहीं निकलता, तो ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ब ऑप्शन में अपन चर्चा करें तो दे रखा है √24। तो देखो √24 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका भी पूरा पूरा रूट नहीं निकलता, तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। स ऑप्शन में अपन देखें तो क्या दिए हैं 35, √35। तो 35 भी देखो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका पूरा पूरा रूट यानी कि वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसका मतलब ये भी क्या एक अपरिमेय संख्या है। द ऑप्शन की चर्चा करें तो द ऑप्शन में दिया अपने को √25 √25 है एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसका पूरा पूरा रूट निकल सकता है। तो देखो 25 की मैं टुकड़ा करूं तो क्या आएगा 5 × 5, तो देखो 5, और इसकी बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या लगा सकते हैं 1। तो ये देखो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, q नॉट इज इक्वल टू 0 है, 5 और 1 दोनों पूर्णांक है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या बनेगी अपनी परिमेय संख्या। तो ये पूछा था इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये तीनों अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सही हो जाएगा। अब अपन प्रश्न नंबर 3 को देखें तो √3 और √5 है। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बताया था पूर्ण वर्ग संख्या जिनका पूरा पूरा रूट नहीं निकाला जा सकता, वो सारी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे 3 और 5 दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी अपूर्ण वर्ग संख्या, तो इनका रूट पूरा पूरा नहीं निकाला जा सकता, तो दोनों ही संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो देखो ऑप्शन देखते हैं तो अपन क्वेश्चन नंबर 3 का ब ऑप्शन है अपना अपरिमेय संख्या, ये एकदम राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। वास्तविक संख्या होती है, थोड़ी देर पहले ही अपन ने चर्चा की, वास्तविक संख्या दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये दोनों संख्या आपस में मिलकर ही वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का अपना ऑप्शन नंबर 6 परिमेय व अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें एक संख्या दी हुई है 5.2372 है। अपने को बताना ये पूर्णांक है, परिमेय है, काल्पनिक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखो सबसे पहला काम है, अगर संख्याओं को अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो इसको सबसे पहले p बटा q के रूप में लिखेंगे, ताकि अपने को पता लगे। देखो इधर से अपन काउंट करते हैं 1 2 3 4, 4 अंकों के आगे पॉइंट है, जैसे मैं पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ 4 अंकों के आगे पॉइंट दिए, जैसे पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, तो ये अपने संख्या बनेगी 10,000। तो देखो इसको देखते हैं तो इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, q नॉट इज इक्वल टू 0 है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब बनने वाली संख्या अपनी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन ने वर्कबुक के कार्यपत्रक फर्स्ट के आज 5 क्वेश्चन देखे, इसके साथ